हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जो कि पॉलिटी की बुक से रहने वाला है, उसकी थ्योरी और सीटेट पेपर 2 में उससे आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए क्लास 6 की कंप्लीट ज्योग्राफी और उससे आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि कुछ भी पहले चैप्टर की थ्योरी और फिर उसी चैप्टर से जितने भी उनके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बने हैं वो इनको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। और क्लास 6 की पॉलिटी के भी हम लोग 6 चैप्टर तक डिस्कस कर चुके हैं और आज 7th और कल 8th चैप्टर करने के बाद हमारी क्लास 6 की पॉलिटी भी कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करना चाहते हैं तो आप वीडियो देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी की बुक से गो थ्रू हो सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह से इन नोट्स को जो है वो प्रिपेयर किया है और आप लोगों को सच में ट्रस्ट आएगा कि कैसे आपको पढ़ना है और कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का हमारा टाइटल है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, यानी कि आपकी जो इनकम है वो विलेज में किस तरह से लोग करते हैं और कैसे कैसे लोग अपने जीवन का यापन करते हैं, ये सब कुछ इस चैप्टर में बताया गया है। हालांकि ये सब कुछ एक स्टोरी की फॉर्म में है, लेकिन फिर से वही बात है कि हमें सिर्फ अपने फैक्ट्स को, अपने डेटा को निकालना है, स्टोरीज पे नहीं जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कामकाज पर वहाँ का असर पड़ता है, यानी कि वहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, जो वहाँ का क्लाइमेट होता है वो उसको इफ़ेक्ट करता है। और ये हम विविधता वाले फर्स्ट चैप्टर में भी देख चुके हैं, जिसमें कि हमने लद्दाख और केरल का जो है एग्जाम्पल लिया था कि कैसे लद्दाख में जो है खेती नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है और वहाँ के लोग जो है पशु और उनसे प्राप्त होने वाली वस्तुओं पर ही निर्भर रहते हैं। जबकि केरल एक तटीय इलाका है और जहाँ पे तटीय मैदान पाए जाते हैं और इस कारण से वहाँ पे धान की खेती बहुत अच्छी होती है और वहाँ का मुख्य भोजन जो है वो चावल रहता है। तो इस तरह से हमने देखा था कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कामकाज पर, उनकी आजीविका पर वहाँ की जो ज्योग्राफिकल और वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनका असर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोगों के पास अपनी आजीविका चलाने के समान अवसर नहीं होते, यानी कि हम लोग, हमारे संविधान में लिखा है कि हमें अवसर की समानता दी जाएगी, लेकिन फिर भी क्यों हमारे पास समान अवसर नहीं होते? क्योंकि हमारी जो कंडीशंस है वो इफ़ेक्ट करती है, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल इफ़ेक्ट करता है, हमारा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड इफ़ेक्ट करता है, हमारा सोशल बैकग्राउंड इफ़ेक्ट करता है। और इवन कई बार तो, हालांकि ये चीज़ अब गलत है, इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कई बार इस चीज़ को हमारी जाति तक इफ़ेक्ट करती है। जब फिर ये बन जाता है हमारा असमानता, ये बन जाता है हमारा एक दूसरे के प्रति भेदभाव, तो ये सब कुछ जो है हमारी आजीविका को इफ़ेक्ट करते हैं और सबके पास अपनी आजीविका चलाने के इसीलिए समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। और इनमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिंग कॉज है वो मुझे लगता है कि हमारा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है। अगर हमारे पास पैसे नहीं है और हमारा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वीक है तो हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमारा बौद्धिक क्षमता होते हुए भी हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, कलपट्टू गांव तमिलनाडु में समुद्र तट के निकट एक गांव है जहां लोग जीविकोपार्जन हेतु भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको ग्रामीण क्षेत्र की जो आजीविका है, ग्रामीण क्षेत्र के जो रहन सहन है, जो वहाँ की कल्चर है, उसको दिखाने के लिए एक उदाहरण दिया गया है कलपट्टू गांव का, जो कि तमिलनाडु में समुद्र तट के किनारे स्थित है। और इस गांव में लोग डिफरेंट कार्य करते हैं। कुछ लोग जो है वो मछली पकड़ने जाते हैं, कुछ लोग फसलों पे जाते हैं, कुछ लोग कारखानों में काम करते हैं। तो इस तरह से इस पूरे गांव का, गांव में कारखाने नहीं है, शहर जाते हैं गांव से। आपने भी देखा होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो काम की तलाश में गांव से शहर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये सब कुछ इसमें दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे एक डेटा दिया गया है कि हमारे देश के टोटल ग्रामीण परिवारों में से 40% खेतीहर मजदूर है, यानी कि जिनको खेती में मजदूरी करनी पड़ती है।
और चूँकि ये मजदूरी सफिशिएंट नहीं होती है इनकी जीविका, इनके जीवन को चलाने के लिए, तो अपने जीवन को चलाने के लिए कई बार इनको कर्ज भी लेना पड़ता है। और ये कर्ज जो है, जो ये किसान होते हैं, ये कर्ज डिफरेंट टाइप से लेते हैं, कई अलग अलग लोगों से लेते हैं। कई बार लोग जो है वो सरकारी संस्थाओं से कर्ज लेते हैं, कई बार जो है लोग जो है वो अपने ही गांव के किसी साहूकार से इस तरह से कर्ज ले लेते हैं। तो इसमें भी बताया गया है किस तरह के लोग किस तरह का कर्ज लेना पसंद करते हैं। तो जो कृषि श्रमिक होते हैं वो थोड़े से कम पढ़े लिखे, और क्योंकि वो छोटे लेवल पे कर्जा लेना चाहते हैं, उनके पास ज़मीन कम होती है या फिर नहीं होती, तो वो ज़्यादातर अपने ही गांव के साहूकार से जो है कर्ज लेना पसंद करते हैं। मैंने भी अपने आसपास देखा है कि अपने गांव में जो एक रिच पर्सन होता है, जिसकी इकोनॉमिकल कंडीशन बेटर होती है, वो अन्य लोगों को कर्ज देता है और उस पे जो है वो इंटरेस्ट रेट हाई भी रखता है। कई बार वो मनमानी इंटरेस्ट रेट भी लेने की कोशिश करता है। तो कृषि श्रमिक किससे कर्जा लेता है? कृषि श्रमिक कर्जा लेता है साहूकार से। अगर हम मध्यम वर्ग के कृषक की बात करें, मतलब जिसके पास अपना जीवन जीने के लिए तो सफिशिएंट वो है भूमि, जिस पर वो खेती करके अपने जीवन को चला सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसके पास जो मनी है वो रिजर्व नहीं होने के कारण, कलेक्ट नहीं होने के कारण उसको जो फसल उगानी है उसके लिए कर्ज लेना पड़ता है। तो ऐसे कृषक मध्यम कृषक में आते हैं और ये खाद बीज और उर्वरक के लिए कर्ज लेते हैं। मतलब ये पहले खाद बीज और उर्वरक के लिए कर्ज ले लेंगे और फिर जब फसल आ जाती है तो उस कर्ज को जो है ये वापस कर देते हैं। और ये मिलता है आपका, जो आपकी खाद सोसाइटी होती है गवर्नमेंट की, वहाँ से इस कर्ज को आप ले सकते हैं। बदले में आपको वो पैसे नहीं देते हैं, वो आपको उधार देते हैं खाद बीज और उर्वरक। फिर जब आपकी फसल आती है तो वो आपको गवर्नमेंट कोटे में डालनी होती है और वहीं से इसका जो पैसा है वो कट जाता है। ये चीज़ मैंने देखी है, इसलिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। अब बड़े कृषक की बात करते हैं। तो बड़े कृषक जो होते हैं जिनके पास काफ़ी सारी ज़मीन होती है और जो कृषि श्रमिकों से अपने खेतों में काम करवाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये बड़े बड़े सरकारी ऋण लेते हैं और इन्हीं सरकारी ऋणों से, पहले इनके पास ज़मीन ज़्यादा होती है तो ये अपने ज़मीन पर सरकारी ऋण ले लेंगे बड़ी मात्रा में और फिर इस ऋण से कुछ अन्य बिजनेस कर लेंगे। जब ये अन्य कार्य इस से करेंगे तो फिर वो कार्य जो है बढ़ता चला जाएगा और इनकी जो इनकम है वो और ज़्यादा होती चली जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने जो उत्पादन के साधन हैं उनसे से अधिक जो है उत्पादन करते हैं, अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को बेटर बनाते चले जाते हैं। अब इसके बाद आता है मौसमी बेरोजगारी। आप सभी ने सुना होगा बेरोजगारी कई टाइप की होती है। एक प्रच्छन्न बेरोजगारी हम पहले पढ़ चुके हैं शायद, और नहीं पढ़ी है तो जान लीजिए, इसको कहते हैं हम छिपी हुई बेरोजगारी। जब एक कार्य में जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा लोग लगे रहते हैं तो इसको हम प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, मान लीजिए मेरे घर पे 10 बीघा ज़मीन है और इस 10 बीघा ज़मीन में 2 लोग आराम से कार्य कर सकते हैं, या फिर इस ज़मीन में 2 लोगों के कार्य करने की आवश्यकता है, लेकिन मेरे घर पे तो 3 सदस्य हैं। तो एक आदमी इसमें अप्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ है जबकि उसकी वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। तो ये क्या है, ये अप्रच्छन्न बेरोजगारी का शिकार है। अब हम पहले मौसमी बेरोजगारी देखेंगे। तो जब किसी विशेष मौसम में काम की ज़रूरत होने पर भी काम नहीं मिल पाता तो ये क्या होता है, ये मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि आपकी गन्ने की फसल के बाद गेहूं की फसल आ जाती है, लेकिन गेहूं की फसल आने के बाद और वापस से गन्ना बोए जाने के बीच में, मतलब गेहूं की फसल कटते ही गन्ना बो देते हैं, लेकिन गन्ना बोने के बाद, गेहूं की फसल के बाद जब नया गन्ना बोया जाता है उससे और गन्ना कटने के बीच में लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये मौसमी बेरोजगारी जो है छाई रहती है। हालांकि अब लोग, जो ये लोग होते हैं छोटे किसान, वो कहीं ना कहीं बाहर जैसे ईंटों के भट्टे पे या फिर सड़कों पे इस तरह मनरेगा में इस तरह के कामों में जाने लगे हैं, लेकिन फिर भी जो है किसी विशेष मौसम में अगर काम की आपको ज़रूरत है जैसे कि बरसात और उसमें आपको काम नहीं मिल पाता तो ये मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। अब भारत में किसानों के टाइप की बात करते हैं। तो भारत में जो 80% किसान हैं वो छोटे हैं जबकि 20% जो हैं वो बड़े हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप
कि जो आपके साधन हैं उत्पादन के, या फिर जो लोग जो है वो जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं एक बड़े तबके के स्थान पर एक छोटे तबके में जो है कलेक्ट होकर रह गई है। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है आपको नागालैंड का। तो नागालैंड में जो है होती है सीढ़ीनुमा खेती, और इस सीढ़ीनुमा खेती को करने वाले एक विशेष समुदाय का जिक्र यहाँ पर किया गया है, जिसका नाम है चखेसंग समुदाय। तो आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि चखेसंग समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं, तो ये रहते हैं नागालैंड के चिजामी गांव में, ये जो कि फेक जिले में स्थित एक गांव है। तो ये सब डिटेल्स आपको याद रखनी है। कहाँ रहते हैं चखेसंग समुदाय के लोग, ये रहते हैं नागालैंड में। और यहाँ क्या करते हैं ये लोग करते हैं सीढ़ीनुमा खेती। अब प्रश्न आता है कि सीढ़ीनुमा खेती होती क्या है। तो ये पहाड़ की ढलाव जमीन को सरपाट छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदलकर खेती की जाती है। देखिए मान लीजिए ये एक आपका पठार है या ये एक पहाड़ है, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, इसको इतना एरिया काट देंगे, ये एक सीढ़ी हो गई। फिर यहाँ से इतना थोड़ा सा इसको ऐसे रखेंगे, फिर यहाँ से इसको काट देंगे, ये ज़मीन हटा देंगे ये वाली, फिर ये वाली, फिर इसी तरह से ये वाली हटा देंगे, फिर ये वाली हटा देंगे, और यहाँ इस समतल एरिया पे खेती करेंगे ये लोग। तो ये कहलाती है आपकी सीढ़ीनुमा खेती। अब कैटामरेन, ये क्वेश्चन आपसे मुझे ऐसा लगता है कि इसको पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अब सीटेट प्रेफरेंस देने लगा है कि कैटामरेन क्या होती है। तो कैटामरेन होती है मछुआरों द्वारा प्रयुक्त खास तरह की एक छोटी नाव, जिसका प्रयोग वो लोग मछली पकड़ने में करते हैं, और ये इंजन से चलती है। मतलब ये आपको इसको खेना नहीं पड़ता है, ये इंजन से चलती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मध्य भारत के गांव में खेती तथा जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य भारत में ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का महत्वपूर्ण साधन, आजीविका का इम्पोर्टेंट मीन क्या है, तो ये है खेती प्लस जंगल दोनों, क्योंकि ये लोग जो जंगल से उपज प्राप्त होती है उसको बेचकर भी अपने जीवन का यापन करते हैं। अब गांव के छोटे व्यवसायी जिन व्यापारियों से उधार लेते हैं उन्हीं को मजबूरी में अपना सामान कम दामों पर बेचना पड़ता है, क्योंकि ये लोग आपसे बॉन्ड करवा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है साहूकार से जिससे आप कर्ज लेने जाते हैं, वो पहले ही आपको कह देता है कि ये फसल के लिए कर्ज तो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये जो फसल है ये आप किसी और को नहीं बेच सकते, ये आपको मुझे ही बेचनी पड़ेगी। और फिर वो बाद में मनमानी कीमत पर इसको जो है वो खरीद लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनको पैसों की नीड होती है। तो वो पहले ही कह देते हैं कि जो भाव रहेगा उससे 100 रुपये क्विंटल कम, 200 रुपये क्विंटल कम, इस तरह से आप हमसे ले सकते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ भी वो लोग फंसे रहते हैं, और इसी से गरीबी का दुष्चक्र जो है अपना मजबूत जड़ें बनाता चला जाता है। तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आपको 2 सूची दी गई हैं, जिसमें पहली सूची है विभिन्न प्रकार के ग्रामीण व्यवसाय, यानी कि जो रूरल एरियाज में रहते हैं वो डिफरेंट टाइम काम को करने वाले लोग। और दूसरे हैं सूची बी विभिन्न प्रकार के ऋण के कारण, यानी कि वो किस कारण से ऋण लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके कृषि श्रमिक होते हैं वो पर्सनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं। बड़े किसान जो है वो कृषि के संसाधन के लिए सरकारी ऋण लेते हैं, और मध्यम किसान अपनी फसल को बोने के लिए जो है वो कीटनाशकों के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए ऋण लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेंगे पहले का ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, और तीसरे का सेकंड और दूसरे का थर्ड। तो यहाँ पे आपको देखना है कि दूसरे का थर्ड किस में है। तो यहाँ पे फर्स्ट है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सही हो जाएगा हमारा, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चखेसंग समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं। तो ये लोग मैंने अभी आपको बताया था कि ये लोग रहते हैं नागालैंड के चिजामी गांव में, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं सीढ़ीनुमा खेती। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चखेसंग समुदाय के लोगों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। और इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि ये लोग नागालैंड में रहते हैं, ये सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। तो इस तरह के कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर रह गया है शहरी क्षेत्र में आजीविका, कि अर्बन एरियाज़ में कैसे लोग जो है अपने वेजेस को गेन करते हैं, कैसे उनको इनकम होती है और कैसे कुछ लोग जो है वो वेजेस पे काम करते हैं और उनकी दैनिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। तो ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उसी के साथ हमारे क्लास 6 की क्लास 6 की पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम लोग क्लास 7 की पॉलिटी में एंटर कर जाएंगे। पहले हम क्लास 7 की पॉलिटी एक वीक के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी, और इसी तरह से पॉलिटी और ज्योग्राफी को कंप्लीट करते ही हम लोग एक दिन में 2 वीडियोस के हिसाब से हिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा बेटर वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूँ, आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।